नमस्कार, मनी गुरु देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं स्मिता रशाल। एमफी के आंकड़ों में इस बार सबसे इंटरेस्टिंग रहा इक्विटी फंड, जिसमें नेट 5,000 करोड़ से ज्यादा का नया पैसा आया है। यानी अक्टूबर के मुकाबले इस बार इक्विटी फंड में 21% निवेश बढ़ा है और ये एमएफ इंडस्ट्री के ग्रोथ में काफी मददगार भी रहा, जिसकी वजह से एमएफ इंडस्ट्री एयूएम में भी धमाकेदार बढ़ोतरी हुई। मतलब मार्केट के उतार चढ़ाव के बीच इक्विटी फंड पर निवेशकों का जो भरोसा है वो फिर से लौटा है। ऐसे में अब क्या होनी चाहिए आपके निवेश की स्ट्रैटेजी और अब कहां लगाना है आपको नया पैसा, ये सब जानेंगे हम आज इस शो में। और इस शो में हमारे साथ है रूंगटा सिक्योरिटीज के सीएफपी हर्षवर्धन रूंगटा और साथ ही कंप्लीट सर्कल वेल्थ के सीईओ क्षितिज महाजन। आप दोनों का बहुत स्वागत है हमारे साथ इस शो पर जुड़ने के लिए। तो सबसे पहले तो ये बताइए आप क्षितिज की कैसे लगे एमफी के नंबर्स आपको? नमस्कार स्मिता, नमस्कार हर्षवर्धन। ऑलवेज अ प्लेजर टू बी ऑन दिस शो। आई थिंक बहुत प्रॉमिसिंग है। नॉर्मली थोड़ा सा आई थिंक कहीं ना कहीं इफेक्ट आ रहा है कि पिछले 12-14 महीने में ज़्यादा रिटर्न्स नहीं बने हैं क्लाइंट्स के, एंड वो फटीग दिख रहा था अक्टूबर के नंबर्स में। सीम्स लाइक थिंग्स आर लुकिंग अप, बट आई थिंक इट्स टू अर्ली टू सेलिब्रेट। माई ओनली रिक्वेस्ट हियर इज दैट पैसा बहुत है कैपिटल मार्केट्स के लिए, बहुत रिटेल के इन्वेस्टर्स भी रुझान दिखा रहे हैं और ओवरऑल नंबर्स बहुत प्रॉमिसिंग लग रहे हैं। आप देखिए ना, आज 80.8 लाख करोड़ का टोटल एयूएम हो गया है, ऑलमोस्ट 1 लाख करोड़ का इजाफा हुआ पिछली बार के एयूएम से। इक्विटी में नेट फ्लोज आपके जो हैं वो बहुत प्रॉमिसिंग है, 34,000 करोड़ के आसपास है। और सिप जो है, सिप का हल्का सा क्लोज टू अबाउट 84 करोड़ का फ्लो जो है नेट कम है, बट ओवरऑल फ्लोज आर इन सेम लाइन। मोरओवर फिक्स इनकम में थोड़ा हमने देखा है नेगेटिव फ्लोज हुए हैं, जो पॉजिटिव थे 1.5 लाख के आसपास के, तो वहां पे नेगेटिव फ्लोज है। पर उसका ऑब्वियस रीजन है दैट काफी पैसा कैपिटल मार्केट में इक्विटी में एसटीपी रूट के थ्रू या कई आईपीओ रूट के थ्रू मूव हुआ है, इसलिए पैसा वहां से निकला है। तो ओवरऑल बहुत पॉजिटिव है ये जो नंबर्स की जो इंडिकेशन है। बट एट द सेम टाइम आई मस्ट से दैट यहाँ पर वेट एंड वॉच करना चाहिए हाउ थिंग्स विल शेप अप। बट एक चीज तो है, द रिटेल हैज एज अ कैटेगरी हैज अराइव्ड, एंड आई मस्ट गिव कुडोज टू रिटेल ओनली। जिस तरह से एफआईएस की सेलिंग आई है, रिटेल की पार्टिसिपेशन के कारण और सिप के कारण ही हम काफी हद तक इस फॉल को बचा पाए हैं। बिल्कुल। और हर्षवर्धन, अभी थोड़े दिन पहले ही तो हम 75 लाख करोड़ थे और तब तो ऐसे बातों बातों में बस यूँ कह दिया करते थे कि 80 लाख करोड़ भी हो जाएंगे, और अब तो 80 लाख करोड़ से भी काफी ज्यादा हम हो चुके हैं एमएफ इंडस्ट्री का पूरा जो एयूएम है। ऐसे में आज आपको सबसे इंटरेस्टिंग क्या लगा और एसआईपी के आंकड़े क्या बताते हैं? तो वेल स्मिता, आई मीन बहुत सिंपल सी बात है। क्षितिज ने बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया कि अभी जो इनफ्लोज हैं वो रिटेल इन्वेस्टर्स की तरफ से ज्यादा है। सो एफपीआईज तो बेच रहे हैं, और फिर भी अगर हम देख रहे हैं कि नेट इनफ्लोज पॉजिटिव हैं, तो रिटेल ने बहुत मेच्योरली इस पूरी मार्केट को हैंडल किया है। उदाहरण के रूप में ये भी बताता हूं मैं कि पिछले 1 साल में लगभग अगर हम देखेंगे तो रिटेल इन्वेस्टर या इक्विटी मार्केट ने कोई ज्यादा अच्छा रिटर्न नहीं दिया है। फिर भी अगर हम ये नंबर्स देख रहे हैं कि एसआईपी बढ़ रही है, मान लीजिए 29,000 करोड़ हमारी एसआईपी है, पिछले 3 महीनों से 29,000 करोड़ से ऊपर है। अभी 29,500 करोड़ तक हम नवंबर के फिगर्स हैं। तो आई थिंक रिटेल इन्वेस्टर ने थोड़ी मेच्योरिटी दिखाई है। अगर यही सिनेरियो मान लीजिए 10 साल पहले हुआ होता, तो मार्केट जब अगर नेगेटिव रिटर्न दे रहा है या फ्लैट रिटर्न दे रहे हैं, तो रिटेल इन्वेस्टर्स परेशान हो जाते थे। उनके थॉट क्या आता था, इससे अच्छा तो मैं बैंक फिक्स डिपॉजिट में पैसे लगा देता, तो मुझे 6 से 7% तो कम से कम मिल जाता। मार्केट्स में हमने पैसे लगाए हैं, पिछले 2 साल के रिटर्न्स भी अगर नेगेटिव या फ्लैट दिखा रहे हैं, तो इन्वेस्टर्स वो पेशेंस दिखा रहे हैं और वो फेथ रख रहे हैं इकोनॉमी में कि अगर हम लगातार इन्वेस्ट करते रहे इररिस्पेक्टिव ऑफ मार्केट साइकिल्स, तो हमें लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट होगी। तो आई थिंक ये एक बहुत बड़ा टेक अवे है नवंबर के नंबर्स से। हमारी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में, एसेट मैनेजमेंट इंडस्ट्री में इन्फ्लोज आ रहे हैं, नेट पॉजिटिव हैं। हम एसआईपीज के नंबर्स जो हैं वो 29,000 करोड़ के ऊपर 3 महीने से हैं। दूसरी बात कि अगर हम देख रहे हैं कि रिटेल इन्वेस्टर इसी तरह हर मार्केट साइकिल में अपना इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे, तो लंबी अवधि में ये फाइनेंशियल डिसिप्लिन और हैबिट जो है वो उनके लिए वेल्थ क्रिएट करके देगा। जी बिल्कुल। और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अगर हम एमपी को कहें म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का, तो आज जब ये आया तो इसका हीरो बना आज इक्विटीज।
और इक्विटीज को देखकर ऐसा लगा कि बाहर एक बार फिर से लौटी है क्षितिज इक्विटी में। लोगों का भरोसा वापस से वॉलेटाइल मार्केट होने के बावजूद भी लौटा है इक्विटी में। श्वेता, बिल्कुल। आई थिंक जब आप जल्दी इस नंबर को 100 लाख करोड़ पे देखेंगे तो तब भी जो सरवाला होगा वो इक्विटी ही होगा, अगर आप मेरी बात मानिए तो। बिकॉज देखिए अभी and हर्ष ने बहुत अच्छे से बताया कि दैट 1.5 साल से लोगों का अभी मतलब फ्लैट रिटर्न और नो रिटर्न है। बट एट द सेम टाइम सिप ने क्या किया है, अगर आप देखिए, जब आपकी मार्केट गिरी तो आपको बेटर नंबर ऑफ यूनिट्स दे दिए, और जब बढ़ी तो उसको एवरेज आउट करके आपको वैल्यू ज्यादा दे दी। तो आई थिंक सिप ने बहुत हद तक इस मार्केट में, जो सिप जिस मार्केट के लिए होता है ये वही मार्केट है जब वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है, संभाला है। एंड और अभी तो शुरुआत भी नहीं हुई है। मतलब आप समझिए 5.5 करोड़ लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। ऑलमोस्ट 13 करोड़ यूनिक इन्वेस्टर आपके डीमैट के हैं। और एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट आपको बताता हूँ, कोई 1.6 लाख करोड़ के आसपास के आईपीओ आए हैं सिंस द टाइम वी हैव स्टार्टेड। ये हमने अगर आप पिछले 6 महीने की बात करते हैं, जुलाई से अगर बात करते हैं, तो उसमें से लगभग अगर आप देखें 37-38,000 करोड़ ही आपके एफआईज ने इन्वेस्ट किए, बाकी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन और रिटेल ने इन्वेस्ट किए। तो अभी आपको इक्विटी में जो नंबर दिख रहा है म्यूचुअल फंड में दिख रहा है, अगर आप अदरवाइज देखेंगे जो कैपिटल मार्केट में नहीं दिख रहा, पर आईपीओ के जरिए बहुत पैसा मूव होता है मार्केट्स में, जो नया पैसा आता है। तो आई थिंक जब ये रुझान बढ़ेगा, आपके नंबर ऑफ फोलियोज, न्यू अकाउंट्स और बढ़ेंगे। 100 लाख करोड़ कोई ज्यादा दूर नहीं है, एंड वेरी सून विल सी दिस। आई थिंक नंबर्स बहुत प्रॉमिसिंग है। जैसे मैंने बताया, इक्विटी में नेट पॉजिटिव है आपका उस मार्केट में जहां पे फ्लैट रिटर्न है। सिर्फ में भी हार्डली 84 करोड़ का ही नीचे डाउन साइड है। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा कम हुआ है नंबर, जो मुझे लग रहा है 2-3 दिन में बहुत अपटिक पे आएगा ही आएगा। एंड वेरी सून विल हैव मतलब 1 लाख करोड़ का सिप बुक भी आप देखेंगे होता हुआ इंडिया में। सो आई एम वेरी पॉजिटिव अबाउट इंडिया एज ए मार्केट। एग्जैक्टली मुझे तो लगता है कि कहीं 2026 के मिड में ही हम इस पर शो ना कर रहे हो कि जो एसआईपी का एयूएम है वो 100 लाख करोड़ हो चुका है और इस पर हम बातचीत कर रहे होंगे। लेकिन अब थोड़ा सा बात डेट पर और हाइब्रिड पर भी कर लेते हैं हर्षवर्धन, क्योंकि डेट में तो वैसे भी पैसा हम देखते हैं कि थोड़े टाइम के लिए निवेशक रखते हैं, उसके बाद फिर उससे पैसा निकाल लेते हैं, इसलिए इसमें आउटफ्लो इनफ्लो बना रहता है। लेकिन हाइब्रिड इस बार इसमें से भी थोड़ा हम देख रहे हैं कि पैसे निकले हैं। मतलब यू आर राइट, क्योंकि देखिए अभी एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है वो समझना कि पैसा एक पॉकेट से निकल के दूसरी पॉकेट में जा रहा है। किस उदाहरण से बता रहा हूं मैं ये, इतने जो आईपीओ फ्लो आ रहा है, जो सप्लाई आ रहा है इक्विटी का, विच मीन्स कि आज की तारीख में जितनी लिस्टेड कंपनीज है उनमें तो इन्वेस्टेड है ऑलरेडी, प्लस एक न्यू सप्लाई आ रही है, इतने आईपीओ आ रहे हैं। तो ये पैसे जो आईपीओ में सब्सक्राइब कर रहे हैं वो आ कहां से रहे हैं? तो वो ये है कि या तो वो इन्वेस्टर्स कोई शेयर्स बेच के, एक एग्जिस्टिंग इक्विटी बेच के वो आईपीओ में अप्लाई कर रहे हैं, या वो डेट में से निकल के इक्विटी में अप्लाई कर रहे हैं, या वो फिक्स्ड डिपॉजिट्स लिक्विडेट करके इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, या हाइब्रिड। सो बेसिकली फ्रेश पैसा जो मार्केट में आ रहा है, आईपीओ जो पैसे कलेक्ट कर रहे हैं, उसमें बहुत हद तक पुराने पैसे भी रोटेट होते हैं। तो आई थिंक इसे बहुत सीरियसली नहीं देखना चाहिए कि एक पर्टिकुलर सेगमेंट में से आउटफ्लो है या लोगों का इंटरेस्ट उस सेगमेंट में नहीं है, ऐसा नहीं देखना चाहिए। ओवरऑल अगर हम देखें तो बहुत ज्यादा पैसा इक्विटी मार्केट्स में आया है। नाउ इट कुड बी इन द फॉर्म ऑफ थोड़ा रिडेम्पशन होके आईपीओ में अप्लाई हुआ है, या कहीं और से आया होगा। प्राइमा फेसी ये समझने की कोशिश करनी चाहिए कि एक मार्केट ने पिछले 1 साल में बहुत फ्लैटिश काइंड ऑफ रिटर्न दिया, निवेशक को नाराज किया है, फिर भी हम देख रहे हैं कि भरोसा बना हुआ है। आई थिंक वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है जो हमें समझना चाहिए, और इसमें रिटेल इन्वेस्टर्स की हमें थोड़ी मेच्योरिटी को सराहना चाहिए। दूसरी बात ये देखना है कि एसेट एलोकेशन स्टैंड पॉइंट से क्या इन्वेस्टर एक सही डिसीजन ले रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे एक कॉशन पॉइंट है। मैंने कहा कि हुआ क्या कि आईपीओज ने इतना सारा पैसा रेस किया है, तो ये पैसा आया कहां से है? तो हो सकता है हाइब्रिड फंड से रिडेम्पशन हुआ हो सकता है फिक्स्ड डिपॉजिट से रिडेम्पशन हो सकता है डेट में भी रिडेम्पशन हुआ हो। तो ये जो है, ये डेट और हाइब्रिड से पैसा इक्विटी की तरफ चला गया। तो ठीक है, अगर आपने सिर्फ लिस्टिंग गेन्स या ऐसी कोई एलोकेशन स्टैंड पॉइंट से टैक्टिकल एलोकेशन आईपीओ में किया तो अलग बात है। लेकिन आप अगर अपना एसेट एलोकेशन प्लान चेंज कर रहे हैं, ये देखते हुए कि न्यू एज कंपनीज आ रही हैं, मुझे इन कंपनियों में आईपीओ में अप्लाई करना है, तो आई थिंक वहां पे थोड़ा आपको कंसर्न हो दिखाना चाहिए, और वहां पे थोड़ा अटेंशन देना चाहिए कि क्या मैं अभी सिर्फ एक फ्लो में आईपीओ में इन्वेस्ट कर रहा हूं और उसकी वजह से मैं अपना हाइब्रिड या डेट एलोकेशन को डिस्टर्ब कर रहा हूं।
अगर वैसी कोई सिचुएशन है तो इन्वेस्टर्स को बहुत केयरफुली इस डायरेक्शन में सोचना चाहिए और ये स्टेप नहीं लेना चाहिए। तो आई थिंक दैट्स द ओनली आउटकम जो हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हाइब्रिड में थोड़ा प्रेशर रहा है या डेट में से लिक्विडिटी या रिडेम्पशन हुआ है, नेट आउटफ्लो हुआ है, तो आई थिंक ओनली एंड ओनली अगर ये पैसा आपने अपने एसेट एलोकेशन प्लान को चेंज कर दिया बिकॉज ऑफ सम टैक्टिकल रीजंस, तब कंसर्न का पॉइंट है। बिल्कुल, तो ये कंसर्न का पॉइंट तो है और उस पे थोड़ा और बात करते हैं क्योंकि क्षितिज, अगर आप एयूएम पर तो हम बहुत बुलिश हैं और आगे इसको हम ये देख रहे हैं कि बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन अगर आप एमएफ इंडस्ट्री का इनफ्लो इस बार देखेंगे तो ये 32,755 करोड़ रहा, जो कि ये बताता है कि अक्टूबर के मुकाबले पैसा कम आया है ओवरऑल इंडस्ट्री में। ऐसे में जो आईपीओ का कंसर्न बता रहे हैं इस वक्त हर्षवर्धन, क्या आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी यही कहता है, पैसा किस ओर शिफ्ट हुआ है? नहीं, मैं बिल्कुल सहमत हूँ हर्ष के साथ। हर्षवर्धन बिल्कुल सही बता रहे हैं। मैं सिर्फ ये बोलूंगा दैट हमारे पॉकेट रिटेल इंडस्ट्री की बहुत डीप है। सो हम 15-20% सेव करते हैं आज एज ए कल्चर। इट्स अ वेरी रिच कल्चर जहाँ सब सिखाया जाता है वैल्यू ऑफ मनी और कैसे सेव किया जाए। तो अभी बहुत कम लोग हैं जो कैपिटल मार्केट्स में हैं। आप समझिए, यूएस का सबसे बड़ा बैंक जेपी मॉर्गन बैंक है, वो $3 ट्रिलियन का मार्केट कैप है, उसका बुक है उसका। सबसे बड़ा जो फंड हाउस है वो ब्लैक रॉक है, वो आपका 12 ट्रिलियन है। तो सबसे बड़ा फंड हाउस सबसे बड़े बैंक से 4 गुना है। इंडिया में सबसे बड़ा बैंक है एसबीआई, तो 64-65 लाख करोड़ के आसपास का उसका बुक है। सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड हाउस है एसबीआई, 12 लाख। यहाँ सबसे बड़ा जो म्यूचुअल फंड है वो 1/5 साइज का है, वहां सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड 4 टाइम है। तो अभी अभी कुछ हुआ ही नहीं है इस सब में। तो मैं कह रहा हूँ हमें कंसर्न नहीं होना चाहिए। एंड ऑब्वियसली देयर आर अपॉर्चुनिटीज थी पिछले मंथ में, बहुत आईपीओज आए हैं जहां अपॉर्चुनिटीज थी, जहां लोगों ने इन्वेस्ट किया है। काफी पैसा उसमें से गोल्ड में भी मूव हुआ होगा, आई एम श्योर कि गोल्ड सिल्वर का ट्रेंड अच्छा था। सो ओवरऑल इफ यू आस्क मी, इट शुड नॉट बी लुक्ड एट एज अ कंसर्न कि नेट फ्लो इनफ्लो कम हुआ है। जहां क्लाइंट को पैसा अपॉर्चुनिटी दिखता है वहां वो पैसा जाता है, चाहे वो रियल एस्टेट में चला गया हो किसी का, या किसी कुछ स्पेसिफिक और एसेट क्लास में गया हो। बट येस, ओवरऑल ट्रेंड इज दिस दैट वी आर वेरी लेस इन टर्म्स ऑफ जो नंबर है जो लोग पार्टिसिपेट करते हैं म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में। जब वो नंबर ही अपने में बड़ा हो जाएगा, तो अभी 60.5 करोड़ पैन कार्ड आधार से लिंक है, आप समझिए वो आपकी मार्केट है जो इन्वेस्ट कर सकती है। तो आप 5.5-6 करोड़ पे हैं, तो देयर इज ह्यूज स्कोप फॉर यू टू ग्रो। सो मेरा कंसर्न नहीं है, ना मैं वरीड हूं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ दैट जो लोग मूव आउट करके आईपीओ पे जा भी रहे हैं, एंड उसको वो बहुत सोच समझ के एलोकेट करें, बिकॉज इतना इजी मनी है नहीं जितना दिखता है। तो हर आईपीओ में पार्टिसिपेट करने से पहले समझिए उसका वैल्यूएशन क्या है, और अगर आप उसका लॉन्ग टर्म स्टोरी समझते हैं तभी उसमें जाए। अदरवाइज म्यूचुअल फंड एक बहुत सरलता से के साथ आपका पोर्टफोलियो ग्रो करता है, और अपनी रिस्क एपेटाइट के हिसाब से आप कैटेगरी ऑफ फंड चुने और आगे बढ़े। बिल्कुल, और सरप्राइजिंगली हर्षवर्धन, अगर आप देखेंगे तो ईटीएफ में इस बार पैसा कम आया। मतलब ईटीएफ तो वो एक तरीके से आप कह सकते हैं एक ऐसा डिश है जो आप बाद में खाना खा लो और उसके बाद थोड़ा सा वो भी खा लो। पिछली बार लोगों ने काफी ज्यादा खाया इसको, 2 टर्म से अच्छा खासा इसमें पैसा आया। इस बार ईटीएफ का हाल ऐसा क्यों रहा? तो वेल स्मिता, आई रियली डोंट अंडरस्टैंड। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि भाई ईटीएफ को लोगों ने क्यों इग्नोर किया है। सो आई डोंट नो, अगर इक्विटी इनफ्लोज आए हैं फंड में और इक्विटी ईटीएफ्स हैं, तो ये डिफरेंस क्यों है? मतलब सो आई जस्ट थिंक एक ऑपरेशनल इश्यूज होंगे कि लोगों को ईटीएफ में फॉर व्हाटएवर ऑपरेशनल रीजंस उन्हें डीमैट में नहीं चाहिए होंगे, वही कारण हो सकता है। सो बट आई डोंट थिंक ऐसा कोई स्ट्रक्चरल कोई इशू है जिसमें कोई इंसान अगर पहले ईटीएफ में पैसे लगा रहे थे, इक्विटी म्यूचुअल फंड में फ्लोज आया है। हम देखेंगे कि गोल्ड और सिल्वर में लोगों का बहुत ज्यादा रुझान था। ऐसा टाइम आ गया था कि सिल्वर फंड्स कई ऐसे थे जिन्होंने लमसम लेना बंद कर दिया था। तो अगर कोई शिफ्ट हुआ है फ्रॉम इक्विटी ईटीएफ्स में, अगर कोई कम इनफ्लो आया है और इक्विटी म्यूचुअल फंड में ज्यादा आया है, आई डोंट थिंक मार्केट का अप्रोच से कोई इशू है। आई थिंक इट इज मोर टू डू विद सम ऑपरेशनल इशू, जो इन्वेस्टर्स या तो प्रेफर कर रहे होंगे कि म्यूचुअल फंड के रूट आए, या ईटीएफ्स को डायरेक्टली इक्विटी में कन्वर्ट कर दिया गया हो, या आईपीओ में वो पैसे यूज किए हो। आई थिंक वही एक उसमें से एक इंटरप्रिटेशन निकाल सकते हैं, और कोई इसमें लगता नहीं मुझे कि कोई टेक्निकल कारण है। ओके, और भी चीजें समझेंगे आपसे। यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएंगे कि अब इन्वेस्टमेंट की जो स्ट्रैटेजी है आपकी यहाँ से अब कैसी होनी चाहिए। रुकेंगे थोड़े से ब्रेक के लिए।
और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। एमपीज के नंबर के बाद निवेश का ट्रेंड इस पर कर रहे हैं हम बात। हमारे साथ बात करने के लिए हर्षवर्धन रूंगटा और क्षितिज महाजन इस वक्त मौजूद हैं। क्षितिज, अब बताएं, अगर किसी को नया पैसा भी इन्वेस्ट करना हो तो फिर वो कहाँ इन्वेस्ट करे? बिकॉज सबसे पहले आप अपना रिस्क एपेटाइट आंकिए और अपना गोल प्लान कीजिए। तो मार्केट नीचे है या ट्रेंड अच्छा है, ये एक अच्छी न्यूज़ है, पर इसके बेसिस पे हम अपना इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकेंगे। हम अपना रिस्क एपेटाइट आंकेंगे, अपना अपना गोल प्लान करेंगे, हमें कब तक कितना निवेश करना है। मान लीजिए जब आप गोल आपका कोई 5 साल का है, 7 साल का है, उस हिसाब से आप कैटेगरी ऑफ फंड चूज करें। स्मॉल मिड कैप में बहुत पिटाई हुई है, वैल्यूएशन वाइज भी। फिर 44 ट्रिलियन से कोई 32 ट्रिलियन पे आपका, 34 ट्रिलियन पे आपका मिड कैप है, और 32 ट्रिलियन से 28 ट्रिलियन पे आपका स्मॉल कैप है। बट स्टिल वो आज भी वो रिस्की एसेट क्लास है, क्योंकि अगर आप उसमें जाना चाहते हैं तो अपना जो लॉन्ग टर्म गोल है, 10 साल प्लस का गोल, उसको आप अलाइन करें। 7 साल तक के गोल के लिए आप एक फोकस फंड ले सकते हैं या मल्टी कैप फंड ले सकते हैं। 5 से 7 साल के बीच में आप फ्लेक्सी कैप फंड ले सकते हैं। 5 से नीचे 3 साल के 5 साल के बीच में आप एक बैफ या मल्टी या हाइब्रिड इक्विटी फंड ले सकते हैं। 3 साल से नीचे आप कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड या आज की डेट में गिल्ड फंड ले सकते हैं, क्योंकि रेट कट का अब तक बेनिफिट ट्रांसफर नहीं हुआ है। क्योंकि रेट कट तो हो गया 125 बिप्स, पर अब तक वो ट्रांसफर नहीं हुआ है। 10 ईयर आपका जो है अभी भी 6.4 के आसपास है, जबकि रेपो आपका 5.25 है। नॉर्मली गैप इसके बीच में 40-50 पैसे का होता है, तो वो भी ट्रांसफर नहीं हुआ है। और 2 साल से नीचे के लिए आप शॉर्ट टर्म फंड, 1 साल से नीचे आर्बिट्राज जो बाकी कैटेगरी के फंड आप ले सकते हैं। तो उस हिसाब से प्लान कीजिए आपको कब का पैसे चाहिए। पर अगर आप इक्विटी, आप यंग हैं, आप इक्विटी में 80% 90% डालना चाहते हैं, तो डिफरेंट बास्केट्स आप क्रिएट करें, और एक मल्टी कैप, एक फ्लेक्सी कैप, एक फोकस फंड, लार्ज और मिड कैप और मिड और स्मॉल में से एक फंड लेके अपना पोर्टफोलियो कवर आउट करें। लमसम पैसा आज की डेट में 6 से 8 हफ्ते की एसटीपी, और अदरवाइज उन्हीं फंड में अगर आप सिप करें तो उससे बेटर कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल, एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी आपको क्षितिज महाजन ने बताई। और अब हर्षवर्धन, आपके हिसाब से निवेश की अभी के लिए सबसे सुपर हिट स्ट्रैटेजी क्या रहेगी? वेल स्मिता, निवेश के हिसाब से सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी वो होती है जो आपकी रिस्क प्रोफाइल को सूट करे। मैं किस कारण से बता रहा हूं, हम नॉर्मली इन्वेस्टर बिहेवियर जो देखते हैं उसके बारे में बताता हूं। तो इन्वेस्टर बिहेवियर क्या होता है, जब कोई रिसेंट में कोई आपको कोई एसेट क्लास दिखेगा कि बहुत तेजी से रिटर्न्स दिए हैं, तो रिटेल निवेशक क्या करता है, उसे चेस करने लगता है। उदाहरण के रूप में गोल्ड एंड सिल्वर। अगर हम देखें, हम एसेट एलोकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से करीबन 10-15 साल से कहते आ रहे हैं कि गोल्ड एंड सिल्वर आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा बनना चाहिए। करीबन 10 से 15% आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा होना चाहिए। अगर हम 15 साल बाद भी अगर ये बात करेंगे, तो स्ट्रैटेजी पॉइंट ऑफ व्यू से वही रहेगा कि आपके पोर्टफोलियो में गोल्ड एंड सिल्वर का एक हिस्सा होना चाहिए। किसी के पोर्टफोलियो में 10% होगा, किसी में 15, किसी में 20%, ये अलग बात है। लेकिन अब पिछले 1 साल में हुआ क्या है, जब गोल्ड और सिल्वर मान लीजिए 50% बढ़ गया था, उसके बाद हम देखेंगे रिटेल निवेशकों ने क्या किया, अपने एसेट एलोकेशन को ट्वीक करना चालू कर दिया। वो मान लीजिए इक्विटी से कोई पैसे निकाल रहे थे, कोई डेट से पैसे निकाल रहे थे, कोई फिक्स्ड डिपॉजिट तोड़ रहे थे और गोल्ड एंड सिल्वर में इन्वेस्ट कर रहे थे। तो इससे क्या होता है कि जब आप कोई भी रीसेंट पास्ट के एसेट्स को चेस करते हैं कि उसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, तो चले हम अभी इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके अंदर, तो अब दो इश्यूज होती हैं आपके साथ। पहली तो है कि जब वो एसेट ऑलरेडी चल चुका है, उसका परफॉर्मेंस मान लीजिए 50% बढ़ चुका है, हो सकता है इससे आगे भी जाएगा, लेकिन आप अपना करंट एसेट एलोकेशन को निग्लेक्ट कर रहे हैं, वहां से पैसे निकाल के आप एक रिटर्न्स को चेस करते हुए आप एक दूसरी एसेट क्लास में पैसे डाल रहे हैं। अगर वो एसेट का पीक हुआ, मान लीजिए आपने गोल्ड एंड सिल्वर में डाला और ये अपने पीक पे है मान लीजिए, तो आप पीक में एंटर कर रहे हैं, तो आप, एक तो गलती ये हो गई कि आप पीक में एंटर कर रहे हैं, दूसरी बात यह है कि आपने अपना एसेट एलोकेशन चेंज किया। ये लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी स्टैंड पॉइंट से ही आपका पर्पस मीट नहीं करेगा। तो कोई भी अगर इन्वेस्टर आज की तारीख में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर रहा है या अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू कर रहे हैं, कि आज वो रिव्यू कर रहे हैं कि हमें कुछ चेंजेस करने, तो क्या करें, तो बहुत केयरफुली आप ध्यान रखिए कि क्या आप ट्रेंड के पीछे भाग रहे हैं, कि क्या आप लॉन्ग टर्म अपना एक एसेट एलोकेशन प्लान के बेसिस पे वेल्थ क्रिएशन जर्नी पे है। जितना टेम्पटेशन आपको होगा कि आपको अपना ट्वीक करना है, ज्यादा कहीं और एसेट में लगाना है क्योंकि वो पिछले 1 या 2 साल में ज्यादा अच्छा रिटर्न दिया है, हो सके तो उसे अवॉइड करिए। आगे जाते हुए भी आपकी स्ट्रैटेजी चेंज नहीं हो रही है, ठीक है, एलोकेशन आप अगर अपनी रिस्क प्रोफाइल के बेसिस पे चेंज करना चाहते हैं वो कर लीजिए। नाउ गोइंग फर्दर, मैं क्षितिज जो कहे मैं वो रिपीट नहीं करूंगा कि जैसे आपकी टाइम होराइजन है उस हिसाब से आपको डिफरेंट एसेट्स लेने हैं। इक्विटी फॉर लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म के लिए हाइब्रिड एंड शॉर्ट टर्म के लिए डेट। अब उसके अंदर
जैसे मान लीजिए आपने इक्विटी पोर्टफोलियो डिसाइड किया कि मुझे इक्विटी में एलोकेशन 50% लगाना है फॉर एग्जांपल। अब उसके अंदर आपको बहुत केयरफुली डिसाइड करना है कि लार्ज कैप में कितना होगा, मिड कैप में कितना, स्मॉल कैप में कितना, आप कोई सेक्टर या थीमेटिक फंड अपने पोर्टफोलियो में जोड़ना चाह रहे हैं, आप कोई कॉन्सेप्चुअली आप देखना चाहते हैं कि आपको वैल्यू इन्वेस्टिंग करना है, इंडेक्स में करना है कि फैक्टर बेस्ड फंड्स लेने हैं। ये स्ट्रैटेजी बना के आप इन्वेस्ट करें और वो स्ट्रैटेजी पास्ट रिटर्न्स के बेसिस पे नहीं होनी चाहिए। वो स्ट्रैटेजी आपकी रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से होनी चाहिए, आपके गोल्स के हिसाब से होनी चाहिए और आपके टाइम होराइजन के हिसाब से होनी चाहिए। करंट सिचुएशन जो मार्केट का है उसमें ज्यादा झुकाव लार्ज कैप की तरफ रखें ताकि आपको वोलेटिलिटी आपके पोर्टफोलियो में कम होगी। अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो मिड कैप में थोड़ा इक्विटी का एलोकेशन बढ़ाएं और उससे भी ज्यादा रिस्क लेना चाहते हैं और मार्केट को समझते हैं तो स्मॉल कैप की तरफ झुकाव रहेगा। आई थिंक ये ब्रॉड स्ट्रैटेजी है जिसको ध्यान में रखते हुए आप अपना पोर्टफोलियो बनाएं। बिल्कुल, बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी अब आप दोनों ने ही बता दी है, तो जल्दी से हम फंड्स भी ले लेते हैं। क्षितिज, आप बता दें जल्दी से कौन से पसंदीदा फंड्स हैं आपके? आई थिंक शॉर्ट टर्म पार्किंग के लिए HDFC का शॉर्ट टर्म है, ICICI का है, दोनों अच्छे फंड है। फ्लेक्सी कैप में पराग पारिक, HDFC दोनों अच्छे फंड्स हैं, दोनों में से आप कोई फंड चूज कर सकते हैं। एक अपने लिए आप अपना एक लार्ज एंड मिड कैप में एक्सेस ले सकते हैं, मोतीलाल ले सकते हैं, मेरे ले सकते हैं, तीनों अच्छे फंड्स हैं, तीनों में से कोई फंड चूज कर सकते हैं। एक मल्टी कैप जरूर रखिए आप, बिकॉज मल्टी कैप आपको हेल्प करता है कि अगर आपको स्मॉल और मिड कैप नहीं कर रहे हैं तो फंड मैनेजर आपके बिहाफ पे स्मॉल और मिड कैप डिपेंडिंग ऑन 25% तो मिनिमम रखते हैं, उनकी कन्विक्शन वो ले सकते हैं। लास्ट एक बैक रख लीजिए जो डिपेंडिंग ऑन उनके क्या मॉडल्स हैं उसके हिसाब से इक्विटी की परसेंटेज कम या बढ़ाता रहता है, पर आपको टैक्सेशन इक्विटी का मिल जाता है। तो एक ब्रॉडर एक सेफ्टी नेट के हिसाब से आप एक पोर्टफोलियो कवर आउट कर सकते हैं। बिल्कुल। और हर्षवर्धन, आपके पसंदीदा फंड्स? स्मिता, मैं आपको ना एक पोर्टफोलियो ऐसे बना रहा हूँ जिसमें ज्यादातर लार्ज एंड मिड कैप है, प्लस उसके अंदर आपको डेट और प्रेशियस मेटल्स भी आ जाएगा और स्मॉल कैप को मल्टी कैप के थ्रू एक्सपोजर मिलेगा बिकॉज उसमें सबसे कम एलोकेशन फिलहाल आज की तारीख में हमने दिया है। तो ABSL निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड, ये हो गया आपका लार्ज कैप में प्योर इंडेक्स फंड जो फैक्टर बेस्ड है। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, बोलने के लिए फ्लेक्सी कैप है लेकिन मेजोरिटी एलोकेशन लार्ज कैप की तरफ ही है, लेकिन ये एक्टिव लार्ज कैप फंड की तरह आप ट्रीट कर सकते हैं। बहुत छोटा ऐसा इंटरनेशनल फंड में भी रह गया है, इंटरनेशनल इक्विटीज में, और बाकी मैंडेट अलाउ करता है फंड मैनेजर को कोई भी मार्केट सेगमेंट में इन्वेस्ट करने के लिए। निपॉन इंडिया मल्टी कैप, ये बेसिकली एक एलोकेशन है टुवर्ड्स लार्ज मिड एंड स्मॉल कैप, कंपलसरी एलोकेशन ऑफ 25% ईच, बाकी का आप फंड मैनेजर के डिस्क्रिप्शन पे इन्वेस्टमेंट रहेंगे। एक प्योर मिड कैप फंड दे रहा हूं क्योंकि हम इस सेगमेंट को अवॉइड नहीं कर सकते फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन स्टैंड पॉइंट। उसमें व्हाइट ओक कैपिटल मिड कैप फंड और एक मल्टी एसेट फंड, जैसे मैंने बताया उसमें इक्विटी, डेट, प्रेशियस मेटल सब आ जाएगा, वो है ICICI प्रूव मल्टी एसेट फंड। बिल्कुल, तो ये हर्षवर्धन रुंगटा के पसंदीदा फंड्स, और आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस शो पर जुड़ने के लिए और हमारे तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। थैंक यू सो मच। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहें जी बिजनेस के साथ। नमस्कार।